नमस्कार साथियों, मैं राजन कुमार आप सभी लोगों को सीट स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं जहां भी होंगे बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, शिक्षा से ज़्यादा मूल्यवान कोई चीज़ नहीं है। शिक्षा से ज़्यादा मूल्यवान कोई चीज़ नहीं है। इसे केवल परिश्रम द्वारा ही पाया जा सकता है। तो दोस्तों, आप लोग परिश्रम करते रहिए। जो भी आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य की तरफ अग्रसर होते रहिए, क्योंकि परिश्रम द्वारा ही जो भी प्राप्त करना है वो प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, मैं अपने चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हिंदी व्याकरण, संपूर्ण हिंदी व्याकरण का पाठ वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज एक एक करके करवाऊंगा। जो भी कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं, हिंदी के प्रश्न आते हैं, या जो भी बच्चे मैट्रिक में है, इंटर में है, ग्रेजुएशन में है, वो हिंदी व्याकरण पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़ के कर सकते हैं। मैं संपूर्ण हिंदी व्याकरण में अपने यूट्यूब चैनल सीट स्टडी सेंटर के माध्यम से करवाऊंगा। अधिकतर एग्ज़ामों में हिंदी से अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से संपूर्ण व्याकरण कराऊंगा। आप लोग मेरे चैनल से जुड़ के हिंदी व्याकरण का स्टडी कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन ढंग से कराऊंगा। कहीं से भी प्रश्न एग्जाम में पूछे, आप लोग अगर सही से पढ़िएगा तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आज मैं पार्ट 1 में भाषा से स्टार्ट करूंगा। तो जो भी मित्र अगर हिंदी में रुचि रखते हैं, हिंदी पढ़ना चाहते हैं, जो भी बच्चे मैट्रिक में है, इंटर में है, उनको हिंदी पढ़ना अनिवार्य रहता है, तो उनके लिए बहुत ही बेहतरीन एक क्लास होगा, सेशन होगा। मेरे चैनल से जुड़कर एक एक क्लास कर सकते हैं। या जो भी फ्रेंड्स कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, मेरे चैनल के माध्यम से जुड़ के आप लोग एक एक क्लास करके बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, पार्ट 1 में क्या है? भाषा है। तो हम लोग जानेंगे भाषा क्या होता है, भाषा किसे कहते हैं, भाषा कितने प्रकार के होते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्क्राइब करते हुए आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि भाषा क्या होता है। भाषा का परिभाषा देखते हैं। भाषा वो माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों एवं विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। भाषा क्या है दोस्त? भाषा वो माध्यम है जिसके द्वारा हम क्या कहते हैं, जो भी हमारा भाव होता है, विचार होता है, उसको क्या कहते हैं? आदान प्रदान करते हैं, अर्थात एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। उसे हम क्या कर सकते हैं? भाषा कर सकते हैं। या आप कह सकते हैं भाषा वो माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को बोलकर, लिखकर दूसरों को बता सकते हैं। यानी हमारे जो मन में है, भाषा क्या है दोस्त? भाषा वो माध्यम है जिसके द्वारा हमारे मन में जो भी बात चल रहा है उसको क्या हम बोलकर या लिखकर दूसरों को क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। एवं दूसरे के मन के भावों को सुनकर, पढ़कर समझते हैं, उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। तो आप लोग कह सकते हैं, अगर भाषा आ जाए कि भाषा क्या है, भाषा किसे कहते हैं, तो भाषा वो माध्यम है जिसके द्वारा हमारे मन में जो भी भाव है उसको क्या हम बोलकर, लिखकर दूसरों को क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं कि मेरे मन में ये विचार चल रही है, मेरे मन में ये भाव है, दूसरों को हम बता सकते हैं। या दूसरे के मन में जो भी भाव हो, दूसरे के मन में जो भी विचार चल रहा है उसको हम क्या सुन सकते हैं। यानी वो बोलेगा तो हम क्या करेंगे? सुनेंगे। या लिखा हुआ को क्या कर सकते हैं? पढ़कर समझते हैं। क्या कर सकते हैं? यहाँ पे काट दीजिए, पढ़कर समझते हैं। उसे हम क्या कर सकते हैं दोस्त? भाषा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? भाषा कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को बता दिए यहाँ पे भाषा क्या है। तो हमें आशा है कि आप लोग
समझ गए होंगे, यहाँ पे कोई कठिनाई नहीं हुआ होगा। आगे देखते हैं दोस्त, भाषा नोट में भाषा शब्द संस्कृत की भाषा धातु से बना है। अगर एग्जाम में पूछ दे कि भाषा शब्द कहाँ से आया है, भाषा शब्द कहाँ से आया है, तो आप कह सकते हैं भाषा शब्द संस्कृत की भाषा धातु से बना है, जिसका अर्थ बोलना होता है। जिसका अर्थ क्या होता है, यानी भाषा धातु का अर्थ क्या होता है, बोलना होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, भाषा को दो भागों में विभाजित या बांटा जा सकता है। क्या किया जा सकता है, भाषा को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। यानी जिसको हम बोलते हैं उसको क्या कहेंगे, मौखिक भाषा, जिसको हम लिखते हैं उसे लिखित भाषा कहेंगे। यहाँ पे आप लिखने से ही समझ गए होंगे यहाँ के क्या है, एक नंबर में मौखिक यानी जिसको बोलते हैं, लिखित जिसको लिखते हैं। आगे एक एक करके दोनों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। एक नंबर में क्या है दोस्त, आपका मौखिक भाषा। क्या है, मौखिक भाषा। यहाँ पे देख लेते हैं इसका परिभाषा क्या होता है। जब व्यक्ति अपने मन के भावों को बोलकर व्यक्त करता है तो उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति हो, हम हैं, आप है, कोई भी हो, एनी पर्सन, उनके मन में जो भी भाव है उसको बोलकर क्या कहता है, व्यक्त कहता है। यानी बताता है कि मेरे मन में ये भाव है, मेरे मन में ये विचार चल रहा है। तो उनके द्वारा जो बोली जाने वाली भाषा होता है उसे हम क्या कहते हैं, मौखिक भाषा कहते हैं। अथवा यहाँ पे दूसरा भी परिभाषा देख सकते हैं आप लोग, हम अपनी बात को बोलकर दूसरे तक पहुंचाते हैं एवं दूसरे द्वारा उसे सुनकर समझा जाता है तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। यानी हमारा जो भी बात है, हमारे मन में जो भी विचार चल रहा है उसको बोलकर क्या कहते हैं, दूसरे तक पहुंचाते हैं। यानी हम अपना बात बोल के आपको क्या कर रहे हैं, सुना रहे हैं, बता रहे हैं और आपके द्वारा सुनकर उसे किया जा रहा है, समझा जा रहा है कि ना आप जो बात कह रहे वो सही है, हम उस बात से सहमत हैं, हम उस बात को समझ रहे हैं। तो उस भाषा को क्या कह सकते हैं, मौखिक भाषा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्त, मौखिक भाषा कह सकते हैं। तो इसके कहने का तात्पर्य यही है कि हम अपनी बात को बोलकर दूसरे तक पहुंचाते हैं एवं दूसरे द्वारा उसे सुनकर समझा जाता है तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, कहानी पढ़ना, किसी का कहानी हम क्या कह सकते हैं, किताब में लिखी हुई कहानी को क्या कहते हैं, पढ़ते हैं। किताब पढ़कर सुनाना, कोई बच्चा टीचर को क्या कहता है, किताब को पढ़कर सुनाता है, या टीचर किसी बच्चे को किताब पढ़कर सुनाता है, उसे समझाता है। समाचार पत्र पढ़ना यानी न्यूज़पेपर को क्या पढ़ना। भाषण देना एवं सुनना, किसी भी ओकेजन पे भाषण दिया जाता है, 26 जनवरी हो गया, 15 अगस्त हो गया, इस पे क्या बच्चे क्या कहते हैं, भाषण देते हैं। और दूसरे बच्चे जो बैठे होते, पेरेंट्स होते या वहाँ पे ऑडियंस होते, जो भी होते, उस भाषण को क्या कहते हैं, सुनते हैं। तो एक के द्वारा क्या किया जा रहा है, बोला जा रहा है, दूसरे के द्वारा क्या किया जा रहा है दोस्त, यहाँ पे सुना जा रहा है। तो इस भाषा को क्या कहेंगे हम, मौखिक भाषा कहेंगे। बातचीत इत्यादि ये सब क्या है, मौखिक भाषा है। 2 नंबर में देख लेते हैं दोस्त, लिखित भाषा। क्या है, लिखित भाषा। हम जब अपनी बात को लिखकर दूसरे तक पहुंचाते हैं एवं दूसरा उसे पढ़कर समझता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। आपको पहले ही बता दिए थे, मौखिक मतलब बोलकर, लिखित मतलब लिखकर। यहाँ पे क्या है, लिखित भाषा किसे कह सकते हैं दोस्त, हम अपनी बात को लिखकर दूसरे तक क्या कहते हैं, पहुँचाते हैं। मैं दूसरा उसे पढ़कर समझता है उसे क्या कहते हैं, लिखित भाषा कहते हैं। जैसे कोई लेटर हो गया, न्यूज़पेपर में हो गया लेटर, किसी के पास हम लिख के भेज दिए, वो उस लेटर को पढ़कर समझता है तो उसको क्या कहेंगे हम, लिखित भाषा कहेंगे। अथवा यहाँ पे दूसरे परिभाषा देख लेते हैं, पत्रों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं एवं साहित्य इत्यादि के पुस्तकों में प्रयुक्त होने वाले भाषा लिखित भाषा कहलाता है। यानी जो भी लेटर में, न्यूज़पेपर में
मैगजीन में, साहित्य में इत्यादि में या पुस्तक में प्रयुक्त जो भी भाषा रहता है उसको क्या कह सकते हैं? लिखित भाषा कह सकते हैं। यानी उसको क्या कहते हैं दोस्त? लिखित भाषा कहते हैं। जैसे ईमेल करना, यानी किसी को हम क्या कहते हैं? कुछ लिख के अटैचमेंट करके मेल करते, ईमेल करते। समाचार पत्र, परीक्षा जो देते हैं उसमें जो प्रश्न पत्र होते हैं वो सब क्या होते हैं दोस्त? उसको हम लिखित भाषा कहते हैं। आगे देख लेते हैं। इसके अलावे और भी भाषाएं होती है जो निम्नलिखित है। एक क्या है आपका? मौखिक भाषा। दूसरा क्या है दोस्त? आपका लिखित भाषा। इसके अलावा भी क्या होते हैं? भाषाएं होते हैं जिसको हम लोग एक एक करके क्या करेंगे? यहाँ पे स्टडी करेंगे। यहाँ पे 1 नंबर में देख सकते हैं मातृभाषा। क्या है दोस्त? मातृभाषा है। तो मातृभाषा क्या होता है इसके बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे, पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे। तो आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं क्या है? मातृभाषा। तो इसके बारे में हम एक एक करके जानते हैं। दुनिया का कोई भी देश जहाँ बच्चा जन्म लेता है, यानी वर्ल्ड के एनी कंट्री, कोई भी देश जहाँ पे क्या होता है? कोई भी बच्चा जन्म लेता है तथा माता के संरक्षण में उसके समीप रहकर वही भाषा सीखता है जो माता द्वारा बोली जाती है, जिस कारण उस भाषा को मातृभाषा कहते हैं। यानी दुनिया का कोई भी देश हो गया, अपना भारत देश, महान देश भारत हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, किसी भी देश में जहाँ पे क्या होता है? बच्चा जन्म लिया और अपने माँ के का समीप रह के बच्चा जब जन्म लेता है तो 4-5 साल तक माँ के संरक्षण में पलता बलता है। प्रथम शिक्षा माता से ही मिलता है। तो माँ के संरक्षण में रह के, समीप में रह के जो भाषा सीखता है और जो माता द्वारा बोली जाती है उस भाषा को क्या कहते हैं? मातृभाषा कहते हैं। या दूसरे तरीके से ये भी परिभाषा हम देख लेते हैं। वो भाषा जिसे बालक बचपन से ही अपने माता पिता एवं परिवार से सुनकर सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। यानी किसी भी कंट्री का बच्चा हो, ठीक है, वो अपने परिवार के साथ, जैसे माता पिता भाई बहन के साथ रहकर जो माता पिता भाई बहन दादा दादी भाषा बोलते हैं उस भाषा को सुनकर सीखता है, उसे हम क्या कहते हैं? मातृभाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? मातृभाषा कहते हैं। अथवा दूसरे तरीके से भी ये परिभाषा देख लेते। जन्म लेने के बाद व्यक्ति मानव जो प्रथम भाषा सीखता है उसे क्या कहते हैं? मातृभाषा कहते हैं। तो इतने परिभाषाएं आपको बता रहे हैं। जो भी आपको याद हो उसको याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि मातृभाषा किसे कहते हैं। यानी जन्म लेने के बाद जो भी व्यक्ति, चाहे मानो प्रथम भाषा जो सीखता है उसको क्या कह सकते हैं? मातृभाषा कह सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्त, यहाँ पे क्या लिखा है? मातृभाषा वो भाषा है जो मनुष्य बचपन से मृत्यु तक बोलता है। क्या कहता है? जन्म लेने से मरने तक क्या कहता है? उस भाषा को बोलता है, जिसे क्या कहते हैं? मातृभाषा कहते हैं। जैसे हम लोग बिहार के हैं, बिहारी भाषा बोलते हैं, क्या कहते हैं? भोजपुरी बोलते हैं, कोई मैथिली बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो जन्म लेने से मरने तक जो भाषा बोलता है उसको हम क्या कह सकते हैं? मातृभाषा कह सकते हैं। आगे देखेंगे दोस्त, सांकेतिक भाषा। क्या है दोस्त? सांकेतिक भाषा। यहाँ पे क छूटा हुआ है। क्या है? सांकेतिक भाषा। सांकेतिक से ही आप समझ गए कि संकेत, किसी के तरह इशारा करना, संकेत करना, उसको क्या कहते हैं? सांकेतिक कहते हैं। तो सांकेतिक भाषा किसे कहेंगे देख लेते हैं। यहाँ पे परिभाषा दिया हुआ है। जब हम अपनी बात इशारों, संकेत, क्या इशारों या संकेत से दूसरे तक पहुँचाते हैं एवं दूसरा उसे समझ लेता है, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। यानी सांकेतिक भाषा किसे कहेंगे? हम अपनी बात को इशारे से दूसरे तक क्या किए? इशारा किए,
पहुंचा दिए और वो व्यक्ति जिस व्यक्ति को हम इशारा किए वो व्यक्ति इशारा में समझ लिया कि हम उससे क्या कहना चाहते हैं, तो उस भाषा को क्या कह सकते हैं, सांकेतिक भाषा कह सकते हैं। जैसे ट्रैफिक लाइट के बत्तियों के संकेत से रोड पे जाते होंगे, ट्रैफिक लाइट रहता है, वहाँ पे सिग्नल रहता है, ग्रीन रहता है, येलो रहता है, रेड रहता है, तो वो संकेत देता है ग्रीन से क्या हुआ, आपका जाइए, आपका रास्ता क्लियर है। रेड लाइट जलता है तो क्या है, आपका रास्ता क्लियर नहीं है, आप रुके रहिए। तो इशारा हो रहा है, क्या हो रहा है, ये संकेत हो रहा है कि आप जा सकते हैं, आप रुक सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, संकेत दिया जा रहा है, तो इसे क्या कह सकते हैं, सांकेतिक भाषा कह सकते हैं। सिर हिलाकर हाँ या ना में इशारा से बताना। अगर कोई आपसे पूछा कि आपको जाना है, पटना जाना है, तो उसका जवाब आप सिर हिला के दिया हाँ या ना में, तो उस भाषा को क्या कह सकते हैं दोस्त, सांकेतिक भाषा कह सकते हैं। दोस्तों आगे देख लेते हैं, दूसरा भी परिभाषा देख लेते हैं। वैसा भाषा जिसमें किसी चीज़ को समझने के लिए विभिन्न प्रकार का हाथों के उंगलियों का सहारा, अपने चेहरे का हाव भाव, किसी चीज़ को देखकर समझना इत्यादि तरह के इशारों संकेतों से समझाने को सांकेतिक भाषा कहते हैं। अर्थात जो भी उंगली से इशारा करते हैं, अपने चेहरे के हाव भाव से समझाने का प्रयास करते हैं, किसी चीज़ को देखकर समझते हैं इत्यादि के तरह से क्या कहते हैं, इशारा देते हैं या संकेत से क्या कहते हैं, समझाते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं या समझाते हैं, उसे क्या कहते हैं, सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, मुस्कुराना, कोई कुछ बोला, मुस्कुरा दिए, तो अगला व्यक्ति क्या होता है, समझ जाता है कि आप उससे सहमत है, उस बात से क्या है, सहमत है। सिर हिलाकर इशारों से क्या समझाना, अगर आप से कोई व्यक्ति कुछ सवाल कर रहा है, सिर हिलाकर आप उसका जवाब दे रहे हैं, तो ये क्या हुआ दोस्त, सांकेतिक भाषा हुआ। ट्रैफिक पुलिस जो सड़क पे जाते होंगे, ट्रैफिक पुलिस रहते हैं, तो क्या कहते हैं, इशारों से जाने और आने के लिए, रुकने के लिए इशारा से आपको बताते हैं, आप उस इशारों को क्या कहते हैं, समझते हैं कि हाँ रुकना है, जाना है, तो उस इशारे को क्या कह सकते हैं, सांकेतिक भाषा कह सकते हैं। हाथ के इशारों से समझाना इत्यादि, ये सब क्या है दोस्त, सांकेतिक भाषा है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इस सांकेतिक भाषा को समझ गए होंगे, या जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें कहीं भी किसी को समझने में कहीं कठिनाई नहीं आ रहा होगा। अगर कहीं भी आपको दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे हमें ये समझने में कठिनाई हुई, इस मेथड को हम नहीं समझ सके, तो मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ज़रूर आपको बताऊंगा। आगे देख लेते हैं दोस्त, नेक्स्ट हमारा क्या है, राष्ट्रभाषा। क्या है दोस्त, राष्ट्रभाषा है। तो राष्ट्रभाषा क्या होता है, इसके बारे में भी हम एक एक करके देखते हैं। राष्ट्रभाषा का यहाँ पर परिभाषा है, जो भाषा किसी देश के सबसे बड़े भूभाग में बोली जाती है, यानी जो भी भाषा जिस भी देश का है उस देश के बड़े भूभाग में क्या होता है, बोला जाता है, व्यवहारिक रूप से वह उस देश का राष्ट्रीय या राष्ट्रभाषा क्या कहलाता है, कहा जाता है। आगे देखते हैं, किसी राष्ट्र के अधिकांश लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसे उस देश का राष्ट्रभाषा कहते हैं। यानी किसी भी देश के, किसी भी राष्ट्र के अधिकांश लोग, यानी बहुत लोग, अधिकांश यानी 100 में 95-97% लोग क्या कहते हैं, जिस भाषा को बोलते हैं उस भाषा को उस देश का राष्ट्रीय भाषा या राष्ट्रभाषा कहते हैं। दूसरा परिभाषा देख लेते हैं, देश के विभिन्न भाषा में पारस्परिक विचार विनिमय की भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। तो यहाँ पे राष्ट्रभाषा का डिफिनेशन आपको एक एक करके 3 बता दिए, आप लोग अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लिए होंगे और इसे समझ लिए होंगे। नोट 1 में देख लेते हैं, भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। हमारा जो महान भारत देश है, भारत देश का कोई राष्ट्रभाषा
नहीं है, परंतु राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया गया है। कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, लेकिन हिंदी को राजभाषा के रूप में क्या किया गया है, स्वीकार किया गया है। नोट 2 में देखिए दोस्त, जिन भाषाओं को हमारे देश के संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान प्राप्त है वे सभी राष्ट्रीय भाषाएं कहलाती है। जिन भाषाओं को यानी जो भी भाषाएं हैं हमारे देश के संविधान, जो भी हमारे देश के संविधान है उसके 8वें अनुसूची में क्या है, स्थान प्राप्त है। जो भी भाषाएं हैं जो संविधान के 8वीं अनुसूची में उसका स्थान प्राप्त है वो सभी भाषाएं राष्ट्रीय भाषाएं कहलाती है। वो सभी भाषाएं हमारे देश का क्या कहलाती है, राष्ट्रीय भाषाएं कहलाती है, यानी राष्ट्रीय भाषा उसको कहते हैं। नोट 3 में देखिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में इन भाषाओं यानी जो संविधान का 8वीं अनुसूची में जो भी भाषा का स्थान दिया गया है वो भाषाएं की संख्या क्या है, 18। पहले कितनी थी दोस्त, 18 थी। अब 18 से बढ़कर कितना वर्तमान समय में कितना हो गया है, 22 हो गया। कितना हो गया है, 22 हो गया है। तो 18 से बढ़कर वर्तमान समय में 22 हो गई है, जो निम्नवत है, जो नीचे दिया गया है। पहले कितना था, संविधान के 8वें अनुसूची में कितने भाषा को स्थान दिया गया था, 18 भाषा को दिया गया था। अब उसकी संख्या प्रेजेंट में कितना है, 22 है। कौन कौन सा भाषा है तो यहाँ पे आपको एक एक करके बता रहा हूँ, तो आप लोग अच्छे से नोट डाउन करते चलिएगा। ये एग्जाम में पूछता है कि हमारे संविधान के 8वें अनुसूची में कितने भाषा को स्थान प्राप्त है, कितने भाषा को स्थान दिया गया है। तो 22 भाषा है, वर्तमान में 22 भाषा है जिसको स्थान दिया गया है। इसी 22 भाषाओं को हम क्या कर सकते हैं, राष्ट्रीय भाषाएं कह सकते हैं। जैसे एक में क्या है, असमिया है, उड़िया है, उर्दू है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी है, गुजराती है, डोगरी है, तमिल है, तेलुगु है, नेपाली है, पंजाबी है, बांग्ला है, बोडो है, मणिपुरी है, मराठी है, मलयालय है, मैथिली है, संथाली है, संस्कृत है, सिंधी और हिंदी है। ये 22 भाषाएं हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में है। इसी को राष्ट्रीय भाषाएं कहते हैं। भारत का कोई क्या है, राष्ट्रभाषा नहीं है, परंतु हिंदी को क्या किया गया है, राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। आगे देखते हैं दोस्त, राजभाषा। राजभाषा क्या होता है, राष्ट्रभाषा के बारे में हम लोग देख लिए, राजभाषा के बारे में भी हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। राजभाषा क्या है, हमारे देश में केंद्र सरकार और विभिन्न राज्यों में राज्य सरकारों के शासन प्रशासन इत्यादि के कार्य करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं या राजभाषा कहते हैं। यहाँ पे क्या समझे दोस्त आप लोग कि हमारे देश में केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और विभिन्न राज्यों यानी जितने भी राज्य है, अलग अलग राज्यों के क्या शासन प्रशासन यानी शासन प्रशासन द्वारा यानी जो भी सरकारी कार्यालय है उस कार्यालय में कार्य करने के लिए जिस भी भाषा का प्रयोग किया जाता है उस भाषा को क्या कहते हैं, राजभाषा कहते हैं। या दूसरा पद यहाँ पर देख लीजिए परिभाषा, किसी भी राज्य में प्रशासनिक कामकाज के लिए यानी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए, किसी भी स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए यानी प्रशासनिक कामकाज के लिए इस्तेमाल में होने वाली भाषा को राजभाषा कहते हैं। किसी भी स्टेट यानी किसी भी राज्य में जो भी प्रशासनिक जो भी सरकारी कार्यालय होते हैं उसमें कामकाज के लिए जो भी भाषा प्रयोग किया जाता है, जो भी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है उसे क्या कहते हैं दोस्त, राजभाषा कहते हैं। या दूसरा परिभाषा यहाँ पे देख लेते हैं, राजकीय कामकाज में प्रयोग किए जाने वाले भाषा राजभाषा कहते हैं। जो भी राज्य के लिए काम में प्रयोग किए जाने वाले भाषा है उस भाषा को क्या कह सकते हैं, राजभाषा कह सकते हैं। ये भाषा राज्य के अधिकतर लोगों द्वारा क्या बोला जाता है और उसे समझा जाता है। आगे नोट एक एक करके देख लेते हैं दोस्त। यहाँ पे नोट 1 में दिया हुआ है, राजभाषा का स्वरूप बोलचाल की तथा साहित्य की भाषा से भिन्न होती है।
राजभाषा का स्वरूप क्या होता है? जो भी बोलचाल की भाषा होता है या साहित्य की भाषा होता है उससे क्या होता है? भिन्न होता है, अलग होता है। भारत क्या है? आपका एक संघ है। भारत क्या है? आपका एक संघ है। भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। ये प्रश्न एग्जाम में पूछता है दोस्त, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ये ऐसे प्रश्न पूछता है कि भारत के संविधान ने हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया? तो भारत के संविधान ने हिंदी को 14 सितंबर 1949 को क्या किया? हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। आगे देख लेते हैं, ये क्या है? उपभाषा। उपभाषा किसे कहते हैं? वैसा भाषा जिसको बोलने वाले एक अलग समुदाय में प्रयोग करता है, उस भाषा के विशेष रूप को उपभाषा कहते हैं। यानी वैसा भाषा जिसको बोलने वाले का एक अलग समुदाय में क्या कहते हैं? प्रयोग करता है, उस भाषा को क्या कहते हैं? उपभाषा कहते हैं। दूसरा परिभाषा यहाँ पर देख लेते हैं। उपभाषा किसी भाषा के ऐसे विशेष रूप को कहते हैं जिसे उसको बोलने वाले लोगों में एक भिन्न समुदाय प्रयोग करता है। यानी अलग अलग जो समुदाय होते हैं वो लोग अपना अलग अलग भाषा प्रयोग करते हैं, भाषा बोलते हैं, उस भाषा को क्या कहते हैं? उपभाषा कहते हैं। नोट में देखते हैं, उपभाषा को बोली भी कहते हैं। उपभाषा को क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। अगर एग्जाम में प्रश्न पूछ दे कि उपभाषा को दूसरा नाम से क्या जानते हैं, दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं, तो बोली के नाम से जानते हैं, तो उपभाषा को क्या कह सकते हैं? बोली भी कह सकते हैं। तो बोली को भी देख लेते हैं दोस्त। यहाँ पे नोट 2 पहले देख लेते हैं। नोट 2 में पहचान या लक्षणों की दृष्टि से उपभाषा का स्वरूप लगभग समान होता है। यानी पहचान और जो भी लक्षण की दृष्टि होता है उस दृष्टि से उपभाषा का स्वरूप क्या होता है? एक समान होता है। क्या होता है? एक समान होता है। नोट 3 में देखिए, भाषा और उपभाषा में अंतर ये है कि उपभाषा का प्रयोग बोलचाल में भाषा की अपेक्षा पर्याप्त सीमित कम होता है। अर्थात भाषा और उपभाषा में केवल इतना ही अंतर है कि उपभाषा का प्रयोग बोलचाल में और भाषा की अपेक्षा पर्याप्त सीमित होता है। यानी उपभाषा का प्रयोग कहाँ होता है? बोलचाल में होता है, और भाषा में उसका प्रयोग बहुत सीमित होता है, बहुत कम होता है। दोस्तों आगे देख लेते हैं, बोली। बोली क्या होता है? यहाँ पे बोली का परिभाषा है, किसी विशेष क्षेत्र या समूह के लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। क्या है दोस्त? विशेष क्षेत्र या समूह। आपको बता दिए कि जो समूह होता है या विशेष क्या होता है? क्षेत्र होता है, उसके द्वारा जो भी बोला जाने वाला भाषा होता है उसे क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। अथवा दूसरा परिभाषा ये भी कह सकते हैं आप, भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। नहीं, भाषा का जो भी क्षेत्रीय रूप होता है, नहीं एक क्षेत्र में बोला जाता है, एक समूह के द्वारा बोला जाता है, उसे क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? बोली कहते हैं। नोट में देखिए, बोली भाषा की सबसे छोटी इकाई है। एग्जाम में पूछता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? तो आपका आंसर क्या होगा? बोली होगा। क्या होगा दोस्त? बोली होगा। बोली को क्या कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई कहते हैं। बोली में कोई लिपि या साहित्य नहीं होता। तो एग्जाम में प्रश्न ऐसे आ सकता है कि किसमें कोई भी साहित्य और कोई भी लिपि नहीं होता है। तो किसमें नहीं होता है दोस्त? बोली में नहीं होता है। बोली को भाषा का प्रारंभिक रूप कहा जाता है। एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि किसको भाषा का प्रारंभिक रूप कहा जाता है? किसको भाषा का प्रारंभिक रूप कहा जाता है? तो बोली को भाषा का प्रारंभिक रूप कहा जाता है। नोट 4 में देखिए, भारत में 350 से ज़्यादा बोलियां बोली जाती है। बोली 18 प्रकार की होती है। भारत में कितने प्रकार की बोलियां बोली जाती है? 350 से ज़्यादा बोलियां बोली जाती है। बोली 18 प्रकार के होते हैं। बोली के प्रयोग के आधार पर बोली के 19 प्रकार होते हैं। यानी बोली के प्रयोग के आधार, बोली कितने प्रकार के होते हैं? 18 होते हैं। लेकिन बोली के प्रयोग के आधार पर बोली कितने प्रकार के होते हैं? 19 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछ सकता है। एग्जामिनर जो भी होते हैं, प्रश्न सेट करने वाले जो भी एग्जाम बोर्ड होते हैं, कहीं से भी प्रश्न को क्या कर सकते हैं? पूछ सकते हैं, उठा सकते हैं। तो आपको
छोटा से छोटा पॉइंट वाइज क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। एक एक टॉपिक वाइज क्या होना चाहिए दोस्त, याद होना चाहिए। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से क्लास कर रहे होंगे और नोट डाउन भी कर रहे होंगे। आगे देखते हैं दोस्त, लिपि हमारा क्या है आगे, लिपि। लिपि क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। भाषा की ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। यानी जो भी भाषा की ध्वनि होता है उसको लिखकर क्या करने के लिए, प्रकट करने के लिए जो भी निश्चित किए गए जो भी सिंबल होते हैं, चिन्ह होते हैं, उसको क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। दूसरा परिभाषा यहाँ पे देख लेते हैं, ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। यानी जो भी ध्वनि होता है उसको लिखने के लिए जो भी सिंबल होते हैं, जो भी चिन्ह होते हैं, उसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, जिसको क्या कह सकते हैं दोस्त, लिपि कह सकते हैं। दूसरा परिभाषा यहाँ पे देख लीजिए, आप कोई सा भी परिभाषा समझ लीजिए, आपको समझ में आना चाहिए। भाषा के लिखने के चिन्ह कि आप व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। आप तीनों में से कोई भी परिभाषा बता सकते हैं जो आपको समझ में आ रहा हो। यहाँ पे क्या कह रहा है, भाषा के लिखने के चिन्हों को व्यवस्थित रूप को लिपि कहते हैं। नोट में देखिए, लिखी जाने वाली भाषाओं की अपनी लिपि होती है। यानी जो भी भाषा लिखा जाता है उसका क्या होता है, अपना एक अलग लिपि होता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं उदाहरण में, देवनागरी हिंदी होता है, संस्कृत होता है, मराठी होता है, नेपाली भाषाओं की लिपि क्या है, यहाँ पे आपका हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषा का लिपि क्या है, देवनागरी है। तो हर एक भाषा का क्या होता है, अपना अलग अलग लिपि होता है। जब हम लोग एग्ज़ाम देते थे हिंदी का, बचपन में एग्ज़ाम देते थे तो वहाँ पे लिपि लिखना रहता था। तो हिंदी का हम लोग क्या लिखते थे, लिपि देवनागरी लिखते थे। आप लोग भी लिखते होंगे। अभी कोई भी मित्र 10वीं में होंगे, 10वीं का एग्ज़ाम दिए होंगे, 11th में होंगे, 12th में होंगे, एग्ज़ाम दीजिएगा तो हिंदी के एग्ज़ाम में वहाँ पे लिपि लिखना रहता है। लिपि में क्या लिखना रहता है, देवनागरी। इंग्लिश का एग्ज़ाम देते थे तो रोमन लिखते थे। क्या लिखते थे, रोमन लिखते थे, क्योंकि अंग्रेजी का लिपि क्या होता है, रोमन होता है। तो यहाँ पे देखिए अंग्रेजी का लिपि क्या दे रखा है, रोमन दे रखा है। पंजाबी का लिपि क्या होता है, गुरुमुखी होता है। उर्दू या अरबी का लिपि क्या होता है, फारसी होता है। तो दोस्त ये लिपि आप याद कर लीजिएगा, हर एक भाषा का क्या होता है, अपना अलग अलग लिपि होता है। आगे देख लेते हैं दोस्त, व्याकरण। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं। तो व्याकरण किसे कहते हैं ये भी जानना जरूरी है कि व्याकरण क्या होता है, व्याकरण का परिभाषा क्या होता है, व्याकरण किसे कहते हैं। वो शास्त्र जिसमें भाषा के शुद्ध रूप और प्रयोग का ज्ञान होता है, अर्थात वैसा शास्त्र जिसमें क्या होता है, भाषा का शुद्ध रूप और प्रयोग का क्या होता है, ज्ञान होता है, उसे व्याकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। तो कोई आपसे पूछे कि हिंदी व्याकरण यानी व्याकरण किसे कहते हैं, तो आप क्या कह सकते हैं कि वो शास्त्र यानी वैसा शास्त्र जिसमें भाषा को शुद्ध रूप होता है, यानी शुद्ध हम लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, यानी शुद्ध रूप होता है। और उसका प्रयोग करने का ज्ञान होता है, यानी उसको कहाँ कैसे प्रयोग करेंगे उसका क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। तो उसको क्या कह सकते हैं, व्याकरण कह सकते हैं। दूसरा परिभाषा यहाँ पे देख लीजिए, भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और बोलने संबंधी नियमों का बोध कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। क्या कह रहा है दोस्त, भाषा को शुद्ध रूप से लिखने, यानी जो भी भाषा है उसको शुद्ध लिखने और बोलने संबंधी, यानी कैसे बोलेंगे उसका क्या नियम का बोध कराने वाले जो भी शास्त्र होता है, क्या होता है दोस्त, जो भी शास्त्र होता है उसको क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। दूसरा परिभाषा यहाँ पे देख लेते हैं, व्याकरण वो शास्त्र है जिसके नियमों द्वारा हम किसी भी भाषा की शुद्ध रूप से बोलना, लिखना तथा सीखते हैं। यहाँ पे तथा नहीं होगा दोस्त, यहाँ पे देख लीजिए, व्याकरण वो शास्त्र है जिसके नियमों द्वारा हम किसी भी भाषा, कोई भी भाषा हो, उसको शुद्ध रूप से बोलना, लिखना क्या कहते हैं, सीखते हैं, उसे क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। व्याकरण का परिभाषा क्या है, व्याकरण सीधा सीधा समझिए, जिससे शुद्ध रूप से लिखना, समझना, बोलना, यानी शुद्ध रूप से जिससे
लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। जो भी नियम है उस नियम को हम क्या कह सकते हैं? जिस नियम से हमें शुद्ध रूप से लिखना आ गया, बोलना आ गया, उसे हम क्या कह सकते हैं? व्याकरण कह सकते हैं। तो वही है कि व्याकरण वो शब्द है जिसके नियमों द्वारा हम क्या कह सकते हैं? शुद्ध रूप से किसी भी भाषा को लिखना और पढ़ना का आ गया हमें, तो क्या हो गया? वो लिखना और बोलना आ गया, तो उसे हम क्या कह सकते हैं? व्याकरण कह सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक एक करके भाषा के बारे में, पहला पाठ क्या है दोस्त? भाषा के बारे में जितना भी जानकारी था आपको इस वीडियो में एक एक करके पॉइंट वाइज बता दिए। अगर भाषा से किसी भी प्रकार का प्रश्न आता है एग्जाम में, तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से क्लास किए होंगे, आप लोगों से वो प्रश्न नहीं छूटेगा। तो दोस्तों, इस क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर मैं नए पाठ के साथ मिलूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।